हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट जो है, जो हमारा आधुनिक इतिहास जो हम कर रहे हैं, आधुनिक भारत का जो चैप्टर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और आगे हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कौन सा अवध का जो क्षेत्र है, इसे आज हम कवर अप करेंगे और इसे देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने यूरोपियों का आगमन देखा था, उत्तर मुगल काल को भी देखा था, फिर हमने कुछ रियासतों को देखा था जिसमें हमारा बंगाल था, हैदराबाद था, कर्नाटक था। वो उसमें हमने कुछ दो लड़ाइयाँ भी देखी थी और भी कई सारी लड़ाइयाँ देखी थी। बंगाल में प्रमुखतः दो लड़ाइयाँ हमने देखी थी, जिनमें एक था हमारा पानीपत की लड़ाई, दूसरी थी हमारी बक्सर की लड़ाई। इसको थोड़ा और आगे कैरी ऑन करेंगे। जो आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स में बनाने वाला हूँ, उसमें हम बात करेंगे मैसूर के बारे में बात करेंगे, फिर हम महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात करेंगे, सिखों के बारे में बात करेंगे, मराठों का जो पूरा साम्राज्य है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो अवध का क्षेत्र है, इसे एक बफर स्टेट का दर्जा दिया गया था। बफर स्टेट मतलब क्या था? एक समृद्ध, एक काफ़ी मतलब कि एक विकसित राज्य, विकसित क्षेत्र का इसे एक दर्जा दिया गया था अवध को। और इससे पहले दर्जा जब दिया गया और अंग्रेजों का जब शासनकाल शुरू हुआ, इस अवध के क्षेत्र पे जब अंग्रेजों का दबदबा शुरू हुआ, उससे पहले क्या क्या था कि इस अवध को एक स्वतंत्र मुक्त अवध, एक इंडिपेंडेंट अवध की स्थापना की जा चुकी थी। और इसे किया किसने? तो उसे किया था सआदत खान ने। सआदत खान ने इस इंडिपेंडेंट अवध की स्थापना करी थी। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट अवध कहने का यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे बाहरी मुल्क के जो राजा हैं, जो राजपूत हैं, जो पठान्स हैं, जो मराठे थे, इन पे इनका दबदबा ना रहे। यहाँ तक कि मुगलों का भी काफ़ी हद तक दबदबा या जो एक नियत, जो उनका नियम कानून था, ये इसके ऊपर लागू नहीं होता था। तो जब सआदत खान ने एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र अवध की जब स्थापना करी, तो उसने एक उपाधि हासिल करी जिसे कहा गया इतिहास में बुरहान उल मुल्क की उपाधि इसने हासिल करी थी। फिर घटना आती है 1722 की। 1722 में क्या था? भारत में जो मुगल शासक गद्दी पे काबिज था, उसका नाम था मोहम्मद शाह, जिसे मैंने बताया कि उसे रंगीला बादशाह के नाम से भी हम जानते हैं। 1722 में ही जब मैं हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र की बात कर रहा था, तो वहाँ मैंने बताया था कि 1722 में क्या किया था कि जो इंडिपेंडेंट हैदराबाद की स्थापना करी थी, उनका नाम था चिनकिलिज खां। चिनकिलिज खां को क्या किया था? मुगल शहंशाह ने अपना वजीर और अपना क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री बना लिया था। जबकि सआदत खान बनना चाहते थे मुगल शहंशाह के वजीर और उसके खास चहेते बनना चाहते थे, परंतु इसके ऐसा हुआ नहीं। तो चिनकिलिज खां के वजीर बनाने जाने के बाद क्या हुआ? सआदत खान जो था वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में आ गया। और 1722 में क्या हुआ कि इसे सआदत खान को इसका अवध का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पे ये जो घटना हुई थी कि सआदत खान खुद वजीर बनना चाहते थे मुगल शहंशाह के, परंतु वे बन नहीं पाए थे और चिनकिलिज खां को मोहम्मद शाह ने बना दिया था। यह बात हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार इसने प्रभाव डाला। सआदत खान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, वह फैज़ाबाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई अवध की। फिर क्या एक दौर आता है 1738 to 1739 का एक दौर है, जब नादिर शाह का भारत में आक्रमण होता है। इतिहासकार कहे गए हैं, वैसे क्या है कि हमें इतिहास वैसे ही पता चलता है, जो इतिहासकार, जो राइटर्स हुए, जो बुक्स हुए, उसको हम पढ़ते हैं, उसके आधार पे हमें पता चलता है कि इतिहासकारों ने क्या लिखा है, क्या बताया है, या जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर हम एक कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे इतिहासकारों ने यह बताया कि जब नादिर शाह का जब भारत पे जब आक्रमण हुआ था 1738 to 1739 पे, उस वक्त क्या था, इस सआदत खान ने ही इसे भारत पे आक्रमण करने के लिए उकसाया था और इसे मदद भी करी थी। क्योंकि ये जो मैंने घटना बताया कि ये वज़ीर बनना चाहते थे और चिनकिलिज खां को बना दिया गया, मोहम्मद शाह ने बना दिया वज़ीर, ये नहीं बन पाए, इसी का बदला लेने के लिए इस सआदत खान ने नादिर शाह का भारत में आक्रमण करवाया। और नादिर शाह ने आने के बाद भारत में काफ़ी लूटपाट मचाई। कहा जाता है कि उस पर क्या था कि इन्होंने पीकॉक थ्रोन, जिसे तख्ते तौस के नाम से जाना जाता है, और कोहिनूर हीरा, ये जो दोनों भारत की शान हुआ करती थी, इन दोनों को लूट करके क्या किया, नादिर शाह अपने साथ लेकर के भारत से चला गया था। जब ये नादिर शाह भारत से जब चला गया, तो इतिहासकारों ने यह भी बताया कि सआदत खान काफ़ी डर गया, क्योंकि उसे डर था कि जो मौजूदा जो शख्स, जो अलग अलग प्रांतों के जो राजा हैं, जो मुगल शहंशाह हैं या जो लोग हैं वहाँ के, इसके षड्यंत्र, जो नादिर शाह का जो आक्रमण इसने करवाया, इसके लिए इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर के कारण कहा गया कि सआदत खान ने क्या किया कि 1739 में, जैसे ही ये 1739 में नादिर शाह गया, उससे कुछ समय बाद ही सआदत खान ने 1739 में खुदकुशी, कहने का मतलब यहाँ पे कि उसने आत्महत्या कर लिया।
इसके आत्महत्या करने के बाद जो अवध का जो नवाब का जो पद था वो खाली पड़ गया। फिर उसके बाद उत्तराधिकारी बना सफदरगंज। सफदरगंज जो था वो इस सआदत खान का नेफ्यू था, मतलब कि भतीजा था। जब ये सफदरगंज यहाँ पे जब साम्राज्य जब बनाया गया तो इसे चूंकि क्या था कि इसे दो चीज़ें हुआ गई। एक तो 1748 में जो साम्राज्य का क्या था, इसे वजीर नियुक्त कर दिया गया कि मुगल शहंशाह तो अभी भी काबिज थे, पूरी तरह से मुगलों का भी पतन हुआ नहीं था। उत्तर मुगल काल में भी मोहम्मद शाह जैसे अभी शासक थे यहाँ पे। तो 1748 में साम्राज्य का इसे वजीर नियुक्त कर दिया गया और इसे इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया जहाँ पे एज ए गवर्नर के पोस्ट पे वहाँ पे था। तो यहाँ से क्या किया, दो क्षेत्रों को देने की वजह से सफदरगंज को इतिहास में एक नाम दिया गया जिसे कहा गया इसे नवाब वजीर। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस शासक को नवाब वजीर का उपाधि या पद दिया गया था, इस नाम से इसे जानते हैं। तो नवाब वजीर का जो पद था, जो उपाधि था, इस सफदरगंज को दिया गया जब इसे 1748 में वजीर नियुक्त किया गया था और साथ ही इसे इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया था। इसने क्या किया कि अपने शासनकाल में जब सफदरगंज जब अवध का जब अपना कार्यभार संभाल रहा था, उस वक्त क्या था कि भारत देश के अलग अलग प्रांतों में जैसे भारतीय पठान हो गए, राजपूत हो गए, पेशवा हो गए, इन अलग अलग लोगों का क्या था कि अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने की, अपना अपना जगह पर कब्जा करने की ये एक होड़ लगी हुई थी। हर कोई चाहता था कि अपना एक विस्तृत साम्राज्य खड़ा करे, एक एक्सपेंडेड, एक सेंट्रलाइज सिस्टम खड़ा करे, पर ये संभव भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ तक कि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप जो था वो अब तक भारत में काफ़ी हद तक शुरू हो चुका था। तो अपना जो अवध का क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों से बचाने के लिए और भारतीय पठान और राजपूत राजाओं से बचाने के लिए क्या किया, इस सफदरगंज ने पेशवाओं के साथ एक संधि करी। अब यहाँ पे पेशवा जो हैं वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा हैं। तो जब मैं अपकमिंग जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जब इसमें मैं मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, किस प्रकार जो राजा थे, राजा से पावर ट्रांसफ़र होते होते पेशवा जो थे वो हाईएस्ट पोस्ट पे चले गए। तो ये अपकमिंग एक दो वीडियो लेक्चर के बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल आपको ये जानने की यहाँ पे ज़रूरत है कि पेशवाओं से जो कि मराठा थे, इनसे क्या किया, इस सफदरगंज ने एक संधि करी, ठीक है, ताकि इस संधि में कहा क्या गया कि अवध का जो क्षेत्र है वो उसके नवाब तो सफदरगंज ही रहेंगे और पेशवाओं को जो बाहरी आक्रमण, अगर जो भारतीय पठान या फिर राजपूत राजाओं या फिर अंग्रेजों से अगर कोई आक्रमण हो रहा है तो इन पेशवाओं को सफदरगंज की मदद करनी पड़ेगी और अवध का क्षेत्र को उसके बचाने में उससे साथ देना पड़ेगा। बदले में पेशवाओं को क्या मिलेगा ये भी जानने की ज़रूरत है। तो पेशवाओं को इसने क्या किया कि 50 लाख की रकम देने का वादा किया इस सफदरगंज में। साथ ही साथ पंजाब, सिंध और उत्तरी भारत का जो ज़िले थे उनमें इसकी चौथ की परमिशन दे दी। चौथ यहाँ पे क्या होता है कि ज़मीनों से एक टैक्स आती है, जो भी कृषि का जो उत्पाद होता है या उत्पादन होता है, जो आमदनी होती है, उससे एक टैक्स आती है, उसे हम चौथ कहा जाता है। तो वहाँ क्या किया गया कि पंजाब, सिंध और उत्तरी भारत के जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी पंजाब और सिंध की और उत्तरी भाग की, उसकी उन जिलों की चौथ क्या था, इन पेशवाओं को दे दिया गया। साथ ही एक और वायदा किया गया कि अजमेर और आगरा का जो गवर्नर था ये भी पेशवाओं को बना दिया जाएगा। ये जो संधि थी, ये जो डील थी, ये जो एग्रीमेंट था, यह पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाया था, समय के साथ ये फेल हो गया था ये। परंतु जब दिल्ली पे क्या हुआ कि जब आक्रमण देखने को मिला था, जब यूनानियों का जब बाहरी आक्रमण देखने को मिला, जब यूरोपियन का जब आक्रमण देखने को मिला यहाँ पे, तो पेशवाओं ने क्या किया, इस सफदरगंज की मदद करी। परंतु इसमें इनका भी लालच था क्योंकि ये संधि जो हुई थी, ये संधि तो फेल हो गई, परंतु यहाँ पे फिर एक संधि और एग्रीमेंट जो कहा गया, ये कहा गया कि सफदरगंज को क्या था, जो इलाहाबाद का जो क्षेत्र था और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसे जो इलाहाबाद जो है यहाँ पे इलाहाबाद के क्षेत्र का, और एक और इनको चीज़ का कहा गया कि जो ये अवध है, यहाँ पे अवध और इस इलाहाबाद दोनों का क्या था, गवर्नरशिप, जो गवर्नर का पद था वो पेशवाओं को देना पड़ेगा। इसी लालच में पेशवाओं ने इस संधि को फेल होने के बावजूद भी सफदरगंज की दिल्ली का जो तख्तोताज था उसे बचाने में और उस पर काबिज होने में इनकी मदद करी थी। फिर आगे चलते गए और 1754 में इस सफदरगंज की मृत्यु हो जाती है और फिर एक नया नवाब गद्दी पे काबिज होता है जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला कोई ऐसा कुछ बड़ा शासक तो नहीं था, परंतु इसकी भूमिका कुछ प्रमुख युद्धों में, कुछ प्रमुख लड़ाइयों में देखने को मिली थी। अवध का नवाब था गद्दी पे काबिज,
पहली भूमिका इसकी देखने को मिली वो था पानीपत की लड़ाई, जिसे हम पानीपत की तीसरी लड़ाई कहते हैं, और ये था 1761 में हुआ था। ठीक है, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1761 में, 1761 में जब हुई थी पानीपत की लड़ाई, ये किसके बीच में हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली, जो कि इस नादिर शाह का चेला था, या फिर बोलते हैं इसका शिष्य था, या फिर इसका सक्सेसर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो नादिर शाह जो अफगान से आया हुआ था, नादिर शाह और साथी कौन थे? मराठा पेशवा जो थे, उनके बीच में ये लड़ाई देखने को मिली थी। यहाँ पे नादिर शाह का साथ दिया था इस सुजाउद्दौला ने। इस सुजाउद्दौला ने क्या किया था? 1761 की जब तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, यहाँ पे मराठा पेशवा का साथ ना दे करके इसने यहाँ पे क्या किया कि इस सुजाउद्दौला ने क्या किया कि उसने दिया साथ अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, और इस लड़ाई में क्या था? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। परंतु क्या था कि यहाँ पे उसकी बहादुरी देखकर, मराठा पेशवा की बहादुरी जो हुई थी, उसको देख करके अहमद शाह अब्दाली उस वक्त भारत से लौट गया था। फिर दूसरी इसकी अहम भूमिका देखने को मिली जब बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। 1764 में जब क्या था कि ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे 3 लोगों का गुट बना हुआ था। एक थे, पहला गुट था शाह आलम सेकंड, जो कि एक भगोड़ा मुगल शासक था। दूसरा था सुजाउद्दौला, जो अवध का गवर्नर था। और तीसरा कौन था? वो था मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था और भाग करके जहाँ चला गया था वो अवध चला गया था। इन तीनों की ने एक गुट बनाया था, और अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, जहाँ पे क्या होता, इनकी बुरी तरह से हार हुई ये तीनों गुटों की, और अंग्रेज यहाँ पे जीत गए। जब हेक्टर मुनरो पूरी तरह से जब जीत गया तो 1765 में 2 संधि, जिसे कहा गया इलाहाबाद की संधि, देखने को मिली 1765 में। पहली संधि जो देखने को मिली वो हमें देखने को मिली अपनी अगस्त में, सारी संधियां में देखने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर 16 अगस्त पहली संधि जो क्या हुई थी वो हुई थी शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव, जो एक ब्रिटिश था, उसके बीच में हमें देखने को मिला था। फिर जो सेकंड संधि हुई थी वो हुई थी 16 अगस्त 1765 में। ये हुई थी सुजाउद्दौला के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके दौरान क्या किया अंग्रेजों ने, जो सुजाउद्दौला थे, इनसे लड़ाई में साथ अंग्रेजों का जो मीर कासिम था और शाह आलम का साथ देने के तौर पे इसे 50 लाख का मुआवजा लिया। साथ ही ये कहा कि अंग्रेजी सेना जो थी वो अवध के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी तो ज़रूर, परंतु उसके उस सेना का खर्च जो है वो अवध को देना पड़ेगा। साथ ही क्या किया, इलाहाबाद का जो किला था और कड़ा का जो क्षेत्र था वो छीन करके शाह आलम को दे दिया गया, जहाँ पे इलाहाबाद के किले में क्या किया गया कि शाह आलम को 6 महीने बोल रहा हूँ 6 साल के लिए नज़रबंद वर्चुअल प्रिजनर के तौर पे रखा गया था। और यहाँ पे कहने को तो सुजाउद्दौला अब यहाँ पे एक अवध के नवाब थे, परंतु यहाँ पे अंग्रेजों ने इन्हें महज एक पेंशनधारी बना करके छोड़ा था। जब इस सुजाउद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इस अवध के गद्दी पर काबिज होते हैं असफुद्दौला की बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने वाली हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, जो इमारतें इन्होंने बनवाई, इसके लिए जानना है। 1775 में क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनसे क्या किया कि इसने असफुद्दौला ने एक संधि करी। वॉरेन हेस्टिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है, और वहाँ पे असफुद्दौला से इसकी संधि हुई 1775 में, जिसे ट्रीटी ऑफ फैजाबाद 1775 के नाम से जाना गया। ऐसे कभी कभी इतिहास में बनारस की दूसरी संधि के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कहा इस संधि में वॉरेन हेस्टिंग, इसने कहा कि आप अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले जाइए, क्योंकि जब ये शहादत खान थे इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ, फैजाबाद में बना रखी थी, और इस असफुद्दौला ने क्या किया, कहा कि अपनी राजधानी को फैजाबाद से उठा करके आप लखनऊ ले जाइए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश सेना का इस्तेमाल करने पर आपको एज अ वज़ीर को उसकी रकम, उसकी जो भरपाई होगी, जो कॉस्टिंग होगी, वो आपको चुकानी पड़ेगी। और इसी तरह से क्या था कि जो बनारस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। इस संधि का विरोध किया था राजा चैत सिंह, जो कि बनारस के राजा थे। उन्होंने इस संधि का विरोध किया, परंतु उसका कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इसके निर्माण थे
अस्फुदौला के। हालांकि अस्फुदौला के बारे में कुछ और भी चीज़ें जानने को होती हैं कि कहा जाता है कि जब ये अपनी महारानी और खजाने के साथ जब ये फैजाबाद से जब लखनऊ अपना ट्रांसफ़र कर रहे थे तो बीच में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उस पूरे चीज़ों को उनकी जो महारानियाँ जो क्या बोलते हैं, जो उनकी बेगमें हुआ करती थी या जो खजाने थे, उसको अंग्रेज़ों ने लुटवा लिया था। खैर ये अलग की बातें हैं। फिलहाल अभी हमें जानना है कि इन्होंने क्या निर्माण करवाया था। लखनऊ में आपको चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको दिखने को मिल रहा है कि ये है बड़ा इमाम बाड़ा का 1784 में इन्होंने निर्माण करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस बड़ा इमाम बाड़ा में दो चीज़ें और आगे चल के ऐड ऑन हुई। एक हुई बाउली जो स्टेपल विथ रनिंग वाटर, एक सीढ़ी नुमा एक आकार है जहाँ पे पानी का बहाव होता है, और दूसरा है रूमी दरवाज़ा। इस बड़ा इमाम बाड़ा में इन्होंने एक बड़ा सा मेन गेट जो है रूमी दरवाज़ा इन्होंने लगवाया था। ये सारे कार्यकाल होते गए और सबसे जो आखिरी 11वें और सबसे आखिरी जो शासक बने इस अवध का, उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बारे में हम क्यों जानते हैं? क्योंकि ये आखिरी शासक बने थे अवध के और ये 11वें शासक थे। चूँकि यहाँ तक आने के मतलब आते आते क्या था, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल जैसे रियासतों पे पूरी तरह से अपना कब्जा अपने अधीन कर लिया था। अब इनकी नज़र इस बफर स्टेट जो अवध का जो क्षेत्र था यहाँ पे इनकी नज़र थी और ये करना चाहते थे, परंतु इन्होंने और वहीं किया भी। इन्होंने क्या किया कि उस वक्त एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम था जेम्स आउटर्न ने क्या किया, वाजिद अली शाह के खिलाफ एक कुशासन की रिपोर्ट तैयार करी जिसमें बताया गया कि ये जो वाजिद अली शाह है ये अपने प्रशासन को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं और यह गलत नीति, गलत धारणाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। चूँकि क्या था, अंग्रेज़ों का दबदबा हो रखा था और इसका फ़ायदा उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जिसे हम इस लॉर्ड डलहौजी को हम जानते हैं किस लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जानते हैं, इसकी पॉलिसी के लिए। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इस वाजिद अली शाह के कुशासन के रिपोर्ट के बेस पे इसको हटाया नवाब से और अवध को क्या किया, अंग्रेज़ों के अधीन पूरी तरह से ले लिया और यह पूरी तरह से जो अवध का एक जो बफर स्टेट का जो क्षेत्र था यह अंग्रेज़ों के अधीन में चला गया। तो यहाँ तक क्या था कि हमारा ये जो अवध का जो क्षेत्र था ये कंप्लीट हुआ। अब अगले जो वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैं शुरुआत करूँगा मैसूर का क्षेत्र शुरुआत करूँगा, जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में देखेंगे और इसमें हम आंग्ल मैसूर के जो युद्ध हुए थे इनके बारे में हम डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब तक ये हमारा वीडियो यहीं पे अब समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।